बोला कि सरकार ने जो है वहां पे जमीन पे कब्जा किया। बुढ़ापे में अब एक माँ को एक बहू की देखभाल करने की जरूरत पड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं आज, आलस जैसा भी आ रहा है, क्या रोटी बनाऊं ना बनाऊं। डिसाइड किया कि आज क्यों ना क्या बनाया जाए। आप लोगों को अगर पता होगा छस्या किसे कहते हैं, कुछ लोगों को पता होगा कि छस्या किसे कहते हैं, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि असल में जब चावल हम लोग बनाते हैं तो मेरा चावल भी यहाँ पे पक रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, प्याज टमाटर काट के बढ़िया ढंग से उसमें तेल में छौंका वौंका लगाया, जीरे का छौंका लगा रखा है, बहुत अच्छा टेस्टी हो रहा है। साथ में मैंने प्याज टमाटर लहसुन वगैरह सब डाल रखा है और घर का नमक आया हुआ था। एक भाई गया हुआ था पहाड़ का नमक लाया है, ये पहाड़ी नमक लाया है पिसा हुआ। आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी, पहाड़ की भी आ जाएगी। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो पहाड़ का नमक है। इस नमक को डाला है मैंने, इसका स्वाद ही कुछ अलग आएगा। चावल पकाते पकाते मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए, कुछ अपने जो अनुभव है वो शेयर कर लिए जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो डेली अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनसे बातें होती है, वो अपने बारे में बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। कभी आपको भी लगता होगा जब आप सफर करते होगे, किसी से मिलते होगे, बातें करते होगे, तो ऐसा ही कुछ अनुभव जो है मेरा कल की डेट में हुआ। जब मैं कल ऑफिस से घर लौट रहा था, मुझे एक सज्जन मिले, दार्जिलिंग के रहने वाले थे, उससे परिचय हुआ। जब वो ऑटो में आए, पूछ लिया मैंने उनसे ऐसे ही उत्सुकतावश कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं दार्जिलिंग का हूँ। उनने मेरे से पूछा आप कहाँ के हो, तो मैंने बोला कि मैं भी पहाड़ों से ही बिलोंग करता हूँ आप ही की तरह। दार्जिलिंग की चाय बहुत अच्छी होती है, आपने सुना होगा, जगह भी बहुत अच्छी। तो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। उन्होंने बोला वो यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ आए हैं, माता जी के साथ आए हैं। भाई उनका बहुत पहले से यहाँ नौकरी करता था एक्सपोर्ट हाउस में, अपनी बीवी के साथ भाई यहीं सेटल हो गया। मेरा चावल भी यहाँ पे मुझे देखना जरूरी है, नहीं तो ये जल जाएगा। अभी आज सुबह सुबह मैं उठ गया, मैंने सोचा जल्दी जल्दी उठ के एक ब्लॉग भी बना लूंगा, आप लोगों से गुफ्तगू भी कर लूंगा, ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी जो बहू है, यानी भाई का जो, क्योंकि भाई छोटा है उनसे, तो उनके भाई की जो वाइफ है वो पहले गांव में ही रहती थी कि वहां पे संसाधनों की कमी थी। तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा एक्सपायर हो गया, क्योंकि वहां से सड़क और हॉस्पिटल इतने दूर थे। तो वो बता रहे थे कि उनको ले जाने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पहाड़ में पहले होता था, आजकल भी होता है, अभी भी होता है। हम सब घर में ही पैदा हुए हैं, हम कोई हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए। वो कह रहे थे कि यार घरों में कितना सुखी था, संतुष्ट था, लेकिन यहाँ भाई वैसे ही परेशान है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई वो क्यों परेशान है। तो वो बोले कि उसका जो बच्चा एक्सपायर हो गया है उससे काफी दुखी है, मैं उसको कितना बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी उस यादों से, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। वो अपने अतीत को छोड़ नहीं रहा है, अपने भविष्य को देखने के बजाय वो अतीत में उलझा हुआ। मैंने उसको कितना समझाया कि भाई कब तक तू ऐसे रहेगा, कब तक अपने अतीत को लेके बैठा रहेगा, और कब तक खुद भी टेंशन लेगा, अपनी बीवी को भी टेंशन देगा और हमें भी टेंशन देगा। हम अगर अलग रहते हैं तो बोलता है कि नहीं भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, मम्मी को भी साथ ले आओ, थोड़ा यहाँ पे भाभी की देखभाल कर लेगी। मैंने कहा उनसे बुढ़ापे में अब एक माँ को एक बहू की देखभाल करने की जरूरत पड़ रही है, बजाय इसके कि एक बहू को एक माँ की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो ये डिप्रेशन किस काम का, किस बात की डिप्रेशन में है वो? भाई जो चीज आपके सामने जब तक थी तब तक आप उसके साथ जुड़े रहे, लेकिन जब वो खत्म होगी तब उसका आपके साथ क्या संबंध, जो चीज है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ समय तक जो है मेरी दादी मेरे साथ थी, अम्मा मेरे साथ थी, बूबू दादा मेरे साथ थे, लेकिन जब तक वो मेरे साथ थे तब तक उनके साथ खूब लगाव था, प्यार था, सब कुछ था। अब वो चले गए हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तब उसके बाद उनकी यादों के सहारे अगर मैं बैठा रहूं ये सोचकर यार मेरी अम्मा खत्म होगी, मेरे बूबू खत्म हो गए, मेरे दादा खत्म हो गए, तो आप समझो कि लाइफ कैसे जिएंगे, जिंदगी कैसे जिएंगे? अतीत के साथ जुड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी हमारी भी है और हम भी जाएंगे, एक दिन सब जाएंगे, आप हम सब जाएंगे। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप सबका भी एक दिन वही होना है, मेरा भी एक दिन वही होना है जो कि हमारे बुजुर्गों का हुआ। तो इससे विचलित नहीं होना चाहिए, ये तो लाइफ है, ये तो सबके साथ सेम प्रकृति व्यवहार करती है, न्याय तो सबके साथ सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है। हम इंसानों की तरह कोई भेदभाव नहीं करता है कि यार उसको ज्यादा देना है, उसको कम देना है, उसको कम प्यार करना है। प्रकृति ऐसा कुछ नहीं, समान रूप से। यहाँ पे मेरा माइक हो गया था बंद और जितनी भी मेहनत थी वो सारी हो गई मेरी बेकार। फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिर से आपको वो सारी स्टोरी में फिर से बताऊंगा। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। नमक कम हो रहा है तो इसमें हम नमक बढ़ाते हैं। तो अच्छा हुआ मैं आज सुबह जल्दी उठ गया रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अगर मैं देर में उठता तो फिर मेरे ऑफिस के लिए काफी लेट हो जाती। क्या हुई, सॉरी आपको आवाज भी आ रही होगी काफी ज्यादा, खाने पीने का काम कर रहा हूँ तो आवाज तो आएगी। अब इंसान यहाँ 1-2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, अगर वो वहाँ खेती बाड़ी या फिर अपना पशुपालन वगैरह करे, भैंस पालन, भैंस का दूध, तो उससे काफी अच्छी अर्निंग वो कर सकता है, इनकम कर सकता है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। खर्चे उसके कम होते हैं और सुकून भरी लाइफ जीता है। सुकून भरी लाइफ हर कोई चाहता है,
पैसे के पीछे भागोगे सुकून नहीं मिलेगा, सुकून के पीछे भागोगे पैसा नहीं मिलेगा, और ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ मिल सके। यार लाइफ है, लाइफ जीना है। पैसा क्या है, इंसान ने बना रखा है। पैसा आपको हमेशा सताएगा, परेशान करेगा। इंसान की बनाई हुई हर एक चीज परेशान करने वाली है, सताने वाली है। खर्चे के अनुसार रहो। ये समाज तरक्की कर रहा है, चलो एजुकेटेड समाज हुआ है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन ये समाज कहाँ की ओर जा रहा है? ये समाज पशुता की ओर जा रहा है, गर्त की ओर जा रहा है। आज इंसानियत खत्म हो चुकी है। मानव मानव का ही दुश्मन बन चुका है। इंसान का इंसान के प्रति ही मतभेद है। दो भाई घर में रहते हैं ना, वो दोनों ही आपस में आज खून के प्यासे हो गए। मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत भरी भावना होती है कि अगल बगल पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता है कि उनसे अपनी बात कहें, अपने भाई की काटना करने के लिए। ये क्यों होता है हमारे परिवार में? ये इसलिए होता है क्योंकि हम बचपन से एक साथ खेले कूदे होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जो परिवार अलग हो जाते हैं, हम शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उसकी बीवी आती है, फिर दोनों भाइयों की बीवी आती है, फिर वो अपने दिमाग का चक्का चलाएंगे, फिर जो है कुछ डालेंगे उसके दिमाग में। तो अगर वो समझदार नहीं होगा, जैसा वो कहेगी वैसा खेल नाचेंगे। हमसे जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि संपत्ति के बंटवारे होते हैं, संपत्ति का झगड़ा होता है। हर कोई संपत्ति के लिए ही लड़ता है, पैसे के लिए लड़ता है, स्वार्थ के लिए लड़ता है, इसलिए एक दूसरे के दुश्मन और प्यासे हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि यार वहाँ बंदरों का बहुत आतंक, और खास तौर पे इतने सारे बंदर आते हैं, कुछ भी हम आलू लगाते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सब खा जाते हैं। लेकिन फिर भी सुकून भरी लाइफ है वहाँ। सुकून इसलिए कि अगर वो आते हैं आप उनको भगा सकते हो। तो मैंने बोला उनको कि उनको भगाने के लिए कुछ और उपाय क्यों नहीं करते? बोला कि सरकार ने जो है वहाँ पे जमीन पे कब्जा किया हुआ, एसएसबी का वहाँ पे पूरा डेरा है, उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा है। मेरा मानना है कि अगर कोई आपके घर में अगर नुकसान पहुंचा रहा तो क्या आप ऐसे बैठे देखे रहोगे? कुछ नहीं करोगे। वो अपनी माँ के साथ घर पे थे, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से जिंदगी जीते थे। लेकिन जैसे ही उनके भाई ने उनको गाँव से शहर बुलाया, एक फ्लैट में रह रहे हैं, वो फ्लैट का किराया दे रहे हैं, इतनी इनकम नहीं है उतना तो वो खर्च कर दे रहे हैं। हमारे भारत देश में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। दिखावे में जो जाता है वो फिर आपको पता ही है उसके हालत क्या होते हैं। बाहर से देखने में भले अच्छा होगा, लेकिन अंदर से पूरा खोखला होगा, वो कुछ नहीं होगा उसके पास। आधा आधा खर्चा करते हैं, हम रहते हैं। उनकी शादी नहीं हुई थी, छोटा भाई था उनका जो यहाँ रहता था। डिप्रेशन में जाने की वजह से देखो दिक्कतें कहाँ पे हुई। खुद तो डिप्रेशन में गए, साथ ही साथ उन्होंने अपने भाई को भी डिप्रेशन में डाल दिया और अपनी माँ को भी डिप्रेशन में डाल दिया। तो प्रॉब्लम एक को हो रही है, लेकिन एक कितने लोगों को परेशानी दे रहा है आप समझ सकते हो। आप परेशान हो तो उस परेशानी का हल निकालो, ना कि अपनी परेशानी को दूसरों के ऊपर थोपो। जिंदगी का उसूल हमेशा, अगर प्रकृति के साथ आप रहोगे, प्रकृति के नियम के साथ रहोगे, तो कभी आप परेशान नहीं होगे। लेकिन जहां प्रकृति के खिलाफ मानव जाएगा वहां दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और इंसान ऐसी ही गलती करता है। हमारे समाज में भी यही दिक्कतें हैं। हमारे पहाड़ में खास तौर पे एक मिडिल क्लास मानसिकता है, जो लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचने का काम करते हैं। जब तक आप ऐसी मानसिकता रखोगे ना, कभी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने देखा होगा गांव में भी जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कोई न कोई निकल जाता है, तो उसमें बवंडर खड़ा करने की कोशिश करेगा, उसने कुछ वो वहां पे ऐसा क्रिएट कर देगा जिससे वो माहौल जो है खराब हो जाए। लंच टाउन के कारण उनका जो घर था वो तिरछा हो गया, लेकिन उस तिरछे घर में भी उनकी शादी नहीं हुई थी। वो कह रहे थे कि जिससे शादी होने वाली थी वो आने को तैयार थी, और 5 साल से वेट कर रही है उनके लिए, अभी तक रही है कि कब आओगे कब आओगे। भाई ने बोला जबरदस्ती घर आ जा भाई, साथ में रहेंगे, यहाँ पे खर्चा भी बटेगा और साथ में कमाएंगे। इसी कारण वो शहर आ गए। लेकिन शहर आए तो यहाँ पे दिक्कतें क्या हुई, भाई की जो वाइफ है वो डिप्रेशन में गई हुई है, कुछ कर नहीं रही है। अब यहाँ माँ भी आ गई है, उल्टा यहाँ पे जो है सास बहू की देख रेख कर रही है, उसकी जिम्मेदारी उठा रही है। मैं भी खर्चा उठाता हूँ, आधा खर्चा मैं देता हूँ, आधा भाई देता है। कभी मैं कुछ लाता हूँ, कभी वो कुछ लाता है। देखा, बहुत अच्छी बात है ये तो, भाइयों में प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रेम के पीछे मैंने कहा एक दिक्कतें पैदा हो रही है, और वो दिक्कतें ये हैं कि कल के दिन जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि उसकी अगर वाइफ के मन में कोई ऐसे विचार आए